आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं टॉपिक नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति और साम्राज्यवाद। तो दोनों टॉपिक जो है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, यह तो एक अलग अलग शब्द है। नेशनलिज्म देशभक्ति, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, मतलब दूसरे देशों को गुलाम बनाना, उस पर शासन करना। तो कहाँ देशभक्ति और कहाँ किसी दूसरे देश को गुलाम बनाना, यह दोनों तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ क्या कर रहे हैं, इस चीज को इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर बाल्कन रीजन में यह दोनों नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म एक साथ कैसे आ गए और इन दोनों ने मिलकर क्या गुल खिलाया, क्या सिचुएशन पैदा कर दिया। आखिर ये दोनों नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म एक साथ क्या कर रहे हैं। देशभक्ति और देश को गुलाम बनाना दोनों अलग अलग बात है, तो दोनों को एक साथ एक टॉपिक में क्यों दिया है। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में 1871 में बाल्कन एरिया में इस तरह का सिचुएशन हो जाता है, एकदम वोलाटाइल सिचुएशन, एकदम हाई प्रेशर का सिचुएशन, एकदम सीरियस टेंशन वाला एरिया कि वहां पर लड़ाइयां ही लड़ाइयां, युद्ध ही युद्ध, वार ही वार होते हैं। और इतनी ज्यादा लड़ाइयां और इतनी ज्यादा वार होते हैं कि जिसके कारण बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यह खोजने का और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन हो गई कि इस तरह का सिचुएशन बन गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार और प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना हो गई और इतनी अधिक लड़ाइयां लड़ी गई। महाभारत ही महाभारत हो गया, महाभारतों का महाभारत हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है और इंपीरियलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति, राष्ट्रवाद मतलब देश के लिए सोचना, देश के लिए वफादारी, देश आगे और बाकी सब चीजें पीछे। इसी तरह से इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। इंपीरियल शब्द से इंपीरियलिज्म बना है, तो यह साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म का मतलब होता है सिंपल शब्दों में दूसरे देशों पर कब्जा जमाना, दूसरे देशों पर शासन करना और वहां पे अपने हिसाब से, अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से शासन करना और अपना प्रॉफिट देखना। जो शासित देश है, जो गुलाम देश है, उनका कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, अपना प्रॉफिट, अपना चीज होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर ये दोनों एक साथ कैसे काम करती है बाल्कन रीजन में, इस चीज को देखते हैं। बाल्कन रीजन में एक चीज और देखने को मिलता है कि जो नेशनलिज्म की जो आइडिया थी, जो यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया था कि सभी देश जो है आपस में स्वतंत्र रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, वह नीति जो है, वह जो आइडियोलॉजी थी, वह यहाँ बाल्कन रीजन में बदल जाती है, टोटली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेशनलिज्म का मीनिंग एक नैरो माइंडेडनेस हो जाता है और यहाँ पे इस क्षेत्र में जो भी देश हैं आपस में ईर्ष्या से, जलन से भरे पड़े हैं और इनके बीच में इतनी जेलसी है और इतना इंटॉलरेंस है कि यह लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, युद्ध ही युद्ध कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी ही बिल्कुल अलग है और यह सभी देश एक दूसरे के भाग को, एक दूसरे के एरिया को जीतने में, हड़पने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग 1871 की बाद की घटना या उस समय की घटना का डिटेल में हम लोग देखेंगे, परंतु इस समय हम लोग पहले देख लेते हैं कि 1871 में, 1871 के आसपास यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में क्या हालत था। तो हम लोग देखते हैं कि 1801 में यह जो ब्रिटेन भैया है वह तो नेशन बन चुके हैं, वह तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन चुके हैं, मतलब वहां पर नेशन स्टेट की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम फ्रांस में देखते हैं तो फ्रांस में जो है 1848 में सेकेंड रिवॉल्यूशन होता है और वह भी एक रिपब्लिक बन जाता है। फ्रांस को ध्यान रखिए, फ्रांस में हम लोग दो रिवॉल्यूशन को जानते हैं। पहला रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था जब बॉर्बन अंपायर को हटा करके नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी और जनता को यह अधिकार दिया गया था कि वह सरकार को चुने। मतलब 1789 के बाद फ्रांस में डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना होती है और 1848 में जो फरवरी रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद यहाँ पर फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा करके रिपब्लिक घोषित किया जाता है। फ्रांस को
रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। तो फ्रांस 1848 में डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक बन जाता है। आपको याद होगा कि 1848 में पीजेंट रिवॉल्यूशन, किसान विद्रोह होते हैं, जहां पर सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग आकर रिवॉल्यूशन में भाग लेते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लुइस फिलिप को अपना राजपाट गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है और उसके बाद फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 1789 के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस जो है डेमोक्रेटिक बनता है और 1848 के बाद फ्रांस जो है रिपब्लिक बनता है। इसलिए 1848 की क्रांति को, रिवॉल्यूशन को सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस या सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच भी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप जर्मनी के केस को देखेंगे तो जर्मनी जो है मेकिंग ऑफ जर्मनी हो चुका है। 39 स्टेट ऑफ कॉन्फेडरेशन जो है वह एक जर्मन नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है, जर्मन अंपायर बन चुका है। इसी तरह से हम देखते हैं इटली का कि 1870 के आसपास तक इटली का भी यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब 1870 के आसपास हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, मेजर पावर यूरोप में बन चुकी है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और इन सब के अलावा तो ऑस्ट्रिया भैया है ये हैं। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का अंपायर जो कि उस समय बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली अंपायर था, वह भी है और वहां पर हैब्सबर्ग डायनेस्टी, हैब्सबर्ग अंपायर रूल कर रहा है। तो इसी समय हम देखते हैं कि 1871 में बाल्कन रीजन में एक गहरा तनाव, सीरियस टेंशन, वोलेटाइल रीजन बन जाता है जहां पे वार ही वार, लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो रही है। तो इन सभी चीजों को देखने से पहले हम यह समझते हैं कि बाल्कन रीजन आखिर है कहां। तो बाल्कन रीजन जो है ईस्टर्न यूरोप में, साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है। यह मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जिनमें से कि कुछ प्रमुख हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस यानी कि यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो जैसे देश शामिल थे। बाल्कन एरिया के जो लोग थे उसको कॉमन रूप में एक नाम के साथ स्लाव के रूप में पुकारा जाता था। स्लाव, इसको स्लेव मत समझिएगा, स्लेव मतलब गुलाम होता है, यह है स्लाव। जैसे अभी एक कंट्री का नाम हमने लिया स्लोवेनिया, या इसी स्लाव से आया है। तो यहाँ के जो कॉमन जनजाति या कॉमन लोग थे इनको स्लाव के नाम से जाना जाता है, स्लाव। बाल्कन रीजन के जो यह देश थे, यह लोग ज्योग्राफिकली और एथनिक रूप से अलग अलग थे। ज्योग्राफिकली अलग अलग होने का मतलब कि एक देश दूसरे देश से पहाड़, पर्वत, मैदान, नदी आदि से डिवाइडेड थे। और एथनिक, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी एक जगह के जातीय समूह जिसका कि एक कॉमन कल्चर होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखिए, एथनिक कल्चर मतलब कि जहाँ के लोगों का आपस में एक कॉमन कल्चर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में बहुत तरह के एथनिक ग्रुप और बहुत तरह के ज्योग्राफिकल वेरिएशन एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पर थे। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि आखिर यह बाल्कन का क्षेत्र, बाल्कन का एरिया आखिर युद्ध का अखाड़ा कैसे बन गया। तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें देखते हैं। नंबर 1, बाल्कन एरिया में ऑटोमन साम्राज्य रूल करता था। यह ऑटोमन साम्राज्य के रूल में आता था। इस समय हम देखते हैं कि ऑटोमन अंपायर बहुत ही कमजोर हो गई थी, वीक हो गई थी और इसका पतन हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। तो ऐसे समय में यह जो छोटे छोटे देश जो अभी नाम हमने बताया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, स्लोवेनिया आदि आदि, यह सब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे और अपने अपने एरिया में वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करके इंडिपेंडेंट होने लगे। यह लोग एक एक करके वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं और एक एक करके इस ऑटोमन साम्राज्य से अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग देश के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है, स्थापित हो जाते हैं। आजादी की यह लड़ाई, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह कोई नया नहीं था। जैसा कि ग्रीस के केस में हम लोगों ने देखा था कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1840 के बीच में ग्रीस में वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जाता है और ग्रीस में यह लड़ाई 1824 से ही चल रहा था और बाद में हम देखते हैं कि ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जोर पकड़ लेता है और फिर एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया की संधि होती है 1832 में और इस संधि के तहत, इस ट्रीटी के तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है।
तो पहला कारण तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑटोमन साम्राज्य का कमजोर होना, उसका पतन होना और उसका लाभ उठा करके यह जो छोटे छोटे देश थे, यह सब लोग जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं और एक एक करके ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अब दूसरा मेन रीजन पर आते हैं कि आखिर यहाँ पर युद्ध का अखाड़ा क्यों बन गया। हम देखते हैं कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की भावना बह रही थी, वहां पर जो नेशनलिज्म की भावना का विकास हो रहा था, उसका एक्सपेंशन, उसका विस्तार अब इन एरिया में होने लग गया है और बाल्कन एरिया में भी लोगों में नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना का विकास हो चुका है और वह लोग भी अब इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि इनके देश में अब डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित हो। बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म की भावना को जगाने में सबसे बड़ा योगदान रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, कल्चरल आंदोलन, कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन को जाता है। यह कल्चरल मूवमेंट या यह रोमांटिक इमेजिनेशन या यह रोमांटिसिज्म अभी 1871 में नहीं हुआ था। यह हम ग्रीक के वार ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम से ही देख रहे हैं। हम देखते हैं कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी एक इंग्लिश पोएट थे, लॉर्ड बायरन, जो कि आपको याद होगा, उन्होंने ग्रीक के वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फंड रेज किया था और खुद भी ग्रीक के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ने के लिए गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका डेथ हो गया था क्योंकि उनको फीवर हो गया था, बुखार हो गया था। एक्चुअली में ग्रीस को यूरोपीय लोग क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन समझते थे, यूरोपीय संस्कृति का पालना। यूरोप के लोगों का मानना था कि यूरोप में आज जो भी संस्कृति, जो भी कल्चर है, वह ग्रीस से ही आई है। इसलिए ग्रीस के प्रति उन लोग का एक अलग सा इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सेंटिमेंट था। इसी कारण से यह इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन भी ग्रीक के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल्कन रीजन में लिटरेचर, आर्ट, ड्रामा, पेंटिंग, आर्टिस्ट आदि का बहुत ज्यादा सपोर्ट था और यह लोग इनकी इंडिपेंडेंस के लिए फुल सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल्कन रीजन में एक रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन, कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन का विकास होता है। इसी तरह से आपके बुक में एक फोटो दी गई है, एक पेंटिंग दी गई है, जिसको कि यूजीन देलाक्रोआ ने 1824 में बनाया था। इस पेंटिंग का नाम उन्होंने दिया था द मैस्कर एट कियोस, द मैस्कर एट कियोस। मैस्कर का अर्थ होता है जनसंहार, नरसंहार, एक लार्ज स्केल पर मानव का हत्या करना, मानव की हत्या करना, इसी को मैस्कर कहते हैं। यूजीन देलाक्रोआ ने 1824 की अपनी इस पेंटिंग द मैस्कर एट कियोस में उन्होंने यह दिखाया है कि किस तरह से कियोस आइलैंड पे, कियोस एक आइलैंड था, किस तरह से कियोस आइलैंड पर 20,000 ग्रीक का कत्लेआम कर दिया गया था और यह काम तुर्क के द्वारा किया गया था, टर्किश के द्वारा। और इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से वीमेंस एंड चिल्ड्रन को सताया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने गहरे रंगों का उपयोग किया था और यह पेंटिंग मानव मस्तिष्क में छप गई और वहां के लोगों में इस तरह से हम देखते हैं कि पेंटिंग के माध्यम से भी रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट का विकास होता है और लोगों में इसके माध्यम से देशभक्ति, नेशनलिज्म का विकास होता है। तो हम लोग देखते हैं कि बाल्कन एरिया में नेशनलिज्म के विकास में रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन, कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन ने एक बहुत विशेष भूमिका निभाई थी। तो दूसरा कारण बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म का विकास था। तो ऑटोमन साम्राज्य के पतन के कारण और नेशनलिज्म के विकास के कारण यहाँ पर अनेक लड़ाइयाँ और अनेक युद्ध किए जाते हैं। अब सभी यह छोटे छोटे देश चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। हालांकि ऑटोमन साम्राज्य के रूलर ने काफ़ी रिफॉर्म किए और मॉडर्नाइजेशन किए, परंतु उसके यह रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन यह असफल हो गया और वह इस डिसइंटीग्रेशन को, यह विभाजन को नहीं रोक पाया और एक एक करके यहाँ के जो देश हैं, यह जो छोटे छोटे देश हैं, ऑटोमन अंपायर से एक एक करके अलग हो गए और इंडिपेंडेंट हो गए। तो आप कहेंगे कि इसमें यह नया कौन सी बात है,
साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन होता है, पतन होता है, तो उसके जगह पे छोटे छोटे राजवंश या छोटे छोटे देश का निर्माण होता ही है। तो यहाँ पर कौन सी नई बात हो गई। परंतु जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि बाल्कन एरिया में नेशनलिज्म का डेफिनेशन कुछ अलग था, बिल्कुल अलग था। यहाँ पर नेशनलिज्म एक नैरो माइंडेड हो गया था, संकीर्ण सोच हो गया था, छोटी सोच हो गया था। और नेशनलिज्म जो है एथनिक ग्रुप के साथ जुड़ गई थी, ज्योग्राफिकल पार्टीशन के साथ जुड़ गई थी। अब हर ग्रुप चाहता था कि उसके देश का साइज बड़ा हो और इसके लिए वह बगल के पड़ोसी देश या अन्य देशों के भूभाग को, उसके एरिया को हड़प लेना चाहता था। और इसके कारण इन एथनिक ग्रुप में लड़ाइयाँ शुरू होती है और इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि बाल्कन एरिया एक युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से ईर्ष्या भावना रखते थे, इनटॉलरेंट थे, देख नहीं पा रहे थे और इसके कारण भी लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ जाती है। बाल्कन रीजन के इन छोटे छोटे देशों ने, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, अपनी बात को सही ठहराने के लिए, अपने बात को सही साबित करने के लिए, उन लोगों ने कहा कि किसी जमाने में बहुत पहले हम लोग आज़ाद होते थे, हम लोग इंडिपेंडेंट होते थे और यह सब बाहर के लोग आकर हमको गुलाम बना लिए, हमारे ऊपर अधिकार कर लिए, इसलिए अब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह की बातों से वे अपने वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सही ठहराना चाह रहे थे। वह लोग इतिहास के गड़े मुर्दों को उठा करके वार ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे थे और यह सब नेशनलिज्म के नाम पे किया जा रहा था। नेशनलिज्म के नाम पे एक देश दूसरे देश के भूभाग को, दूसरे देश के एरिया को हड़प कर अपने देश को बड़ा करना चाहता था। इस कारण से इन विभिन्न देशों में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, सीरीज ऑफ वार होती है। मगर यह तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी तो बाकी है। या तो हम लोगों ने देखा कि नेशनलिज्म के नाम पे यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, वार हो रही है। अभी जो दूसरा शब्द है इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, उसका क्या हुआ। तो अब इंपेरियलिज्म और साम्राज्यवाद का रोल इस बाल्कन एरिया में देखते हैं। हम देखते हैं कि 1871 तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, यह सब एक मेजर पावर बन चुके हैं और यह सब वेल सेटल और इस्टेब्लिश हो गए हैं। अब यह लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। साम्राज्य का विस्तार यानी कि साम्राज्यवाद, जिसको इंग्लिश में इंपेरियलिज्म बोलते हैं। तो यह लोग साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, इंपेरियलिस्टिक सोच के लिए यह लोग बाल्कन एरिया में आते हैं और यह लोग बाल्कन एरिया को जीत कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपना कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनलिस्टिक के नाम पे बाल्कन के देश तो आपस में लड़ ही रहे हैं। अब यहाँ पे यूरोपियन मेजर पावर की भी एंट्री हो जाती है और युद्ध एक नया रूप ले लेती है। इन मेजर यूरोपियन देशों में ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन, जर्मनी आदि जैसे देश थे। तो इन देशों ने, यहाँ के जो देश थे, बाल्कन एरिया के देश थे, किसी ने किसी देश का सपोर्ट किया, किसी ने किसी देश का सपोर्ट किया और किसी ने किसी देश का सपोर्ट किया। इन लोगों ने अलग अलग देशों का सपोर्ट किया और नेशनलिज्म के नाम पे युद्ध को जारी रखा और सीरीज ऑफ वार हुए। हालत ऐसी हो गई कि अब यूरोपियन देश भी बाल्कन एरिया में लड़ने लगे। अब जो है फ्रांस जो है ब्रिटेन से लड़ रहा है, जर्मनी जो है रसिया से लड़ रहा है, तो कभी फ्रांस जो है जर्मनी से लड़ता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देश भी बाल्कन एरिया में लड़ना शुरू कर दिए और यहाँ भी एक नई तरह की लड़ाई हो गई। पहले तो सिर्फ बाल्कन देश के लोग ही लड़ रहे थे, बाल्कन देश ही आपस में लड़ रहे थे। स्लोवेनिया सर्बिया से लड़ रहा था, क्रोएशिया बोस्निया से लड़ रहा था, तो रोमानिया बुल्गारिया से लड़ रहा था, तो अल्बेनिया किसी और से लड़ रहा था। तो यहाँ पर तो पहले ये सब ही आपस में लड़ रहे थे। अब इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रसिया आदि भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर अब युद्ध का अखाड़ा बन चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, सीरीज ऑफ वार लड़े जा रहे हैं। यहाँ पे महाभारत नहीं, महाभारत का भी महाभारत हो रहा है और यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि बाल्कन एरिया में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, युद्ध ही युद्ध होते हैं और बाद में इन सभी के कारण ऐसा परिणाम होता है कि वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। शांति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल्कन रीजन में
नेशनलिज्म के नाम पे, इंपेरियलिज्म के नाम पे लड़ाइयाँ और युद्ध, सीरीज ऑफ वार लड़े जाते हैं और इन नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के नाम पर दोनों मिलकर एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही है वह इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद को लेकर हो रही है, नेशनलिज्म नेशन बनाने के नाम पर लेकर हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म एक साथ बाल्कन रीजन में काम कर रहे हैं और युद्ध लड़ रहे हैं, जिसके कारण से बाद में एक डिजास्टर होता है, महाविपदा, महाआफत, और इस डिजास्टर का नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और अब यहां से बाद में हम देखते हैं कि एक नए प्रकार का मूवमेंट, आंदोलन चलता है। अब यह नया मूवमेंट और आंदोलन बन जाता है इन इंपीरियलिस्टिक पावर, इन साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करना, जो कि कॉलोनी स्थापित कर लिए थे, जिन्होंने कि अन्य देशों को गुलाम बना लिया था। वहां पर अब जो है आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट चलते हैं और वह लोग अब इन इंपीरियलिस्टिक ताकतों का, इन साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करते हैं। जैसा कि हम आगे चलकर भारत के केस में भी देखेंगे कि भारत में किस तरह से ब्रिटेन का विरोध किया गया और किस तरह से आज़ादी पाई गई। और बाद में हम देखते हैं कि यह नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए, सभी कोई के अपने अपने अधिकार होंगे, सभी लोग अपने अपने तरीके से जिएंगे, सभी लोगों के यहाँ डेमोक्रेसी होगी, जिसको जिस तरह का सिस्टम पसंद है वह करेगा। इस चीज़ को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। यह जो है एक तरह से यूनिवर्सल थॉट बन गया कि सभी देश रहेंगे, सभी आपस में अपने अपने तरीके से रहेंगे और कोई देश अब किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, गुलाम नहीं बनाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि आने वाले समय में या आज के समय में इंपीरियलिस्टिक सोच अब समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति और इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, दूसरे देशों को गुलाम बनाना, दूसरों पर कब्जा करना, इन दोनों के नाम पे, मतलब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के नाम पे लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, युद्ध ही युद्ध हो रही है। दोनों के नाम पे अनेक सीरीज ऑफ वार हो रहे हैं। अल्बानिया बुल्गारिया से लड़ रहा है, रोमानिया स्लोवेनिया से लड़ रहा है, क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना से लड़ रहा है। पूरे जो बाल्कन रीजन के जो देश हैं आपस में लड़ रहे हैं और साथ साथ यूरोप के जो मेन पावर है, फ्रांस जो है ब्रिटेन से लड़ रहा है, जर्मनी जो है रसिया से लड़ रहा है, तो कभी फ्रांस जो है जर्मनी से लड़ रहा है। मतलब आपस में गुत्थम गुत्थी हो गए हैं, मारा मारी, लड़ाई मारपीट मची हुई है। महाभारत पे महाभारत हो रहे हैं, महाभारत नहीं हो रहा है, महाभारत का महाभारत हो रहा है और युद्ध ही युद्ध और लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही है। और इसी कारण से हम बाद में देखते हैं कि इन सभी घटनाओं के कारण बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो यह था आपका टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो यहां पर इस टॉपिक के साथ आपका यह चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भी समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरह से नेशनलिज्म की बात होती है, किस तरह से देशभक्ति की बात होती है, जहां पर हम लोग देखेंगे कि एक कबूतर सा मांस वाला एक बुढ़ा आदमी कैसे चरखा चला के और कैसे अपनी लाठी से अंग्रेजों को भगाता है, वहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।